नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में। आज का जो लेक्चर होने वाला है, कल का जो पिछला लेक्चर था उसी का पार्ट है। ठीक है, जो हमने कल इसके लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपको भूल ही गया होगा, हमको पहले से ही पता था। तो जो कल लास्ट का लेक्चर था वो नंद वंश के बारे में था। हमने नंद वंश के बारे में डिटेल में देखा था। ठीक है, कैसे घनानंद, महापद्मनंद, फिर घनानंद आया था। ठीक है, उनके बारे में अंदर उनकी क्या होता है डिटेल्स के देखा था, उनको क्या कहते हैं, क्या उपाधियाँ थी, क्या क्या उनके बारे में फेमस चीज़ें थी, वो भी हमने देखा था। फिर लास्ट में जाते जाते मैंने आपको विदेशी आक्रमण भी बताया था। ठीक है, विदेशी आक्रमण के बारे में मैंने बताया था कि दो विदेशी आक्रमण थे, एक ईरानी और एक यूनानी। ईरानी में मैंने बताया था दारा प्रथम, और दारा प्रथम के बाद मैंने यूनानी में बताया था, बहुत फेमस था यूनानी में वो सिकंदर हर बच्चा नाम जानता है। ठीक है, बहुत ढेर सारे टीवी चैनल्स पे सीरियल्स और मूवीज़ वगैरह इस पे आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा इसके बारे में रफली आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आज का जो टॉपिक होने वाला है उसी का समझ लीजिए पार्ट था पिछले वाले लेक्चर का, और उसी से ये वीडियो क्या है, उसी वीडियो के थोड़ा सा पार्ट है। अब देखिए जो थोड़ा बचा हुआ चीज़ था इसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, आज का जो हम सबसे पहले बताएंगे वो था विदेशी आक्रमण के स्रोत। मतलब विदेशी आक्रमण मैंने बताया ईरानी और यूनानी दो तरह से हुए थे, दो लोगों ने किए थे, एक तो दारा प्रथम, एक सिकंदर ने किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस सिकंदर था। गूगल करके सिकंदर के बारे में सारी डिटेल्स ले लीजिएगा थोड़ा सा अपने सहूलियत के लिए। ठीक है, मैंने जो बताया वो तो ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इमेज वगैरह कैसे, तो कहाँ का राजा था ये सब। फिर देखिए विदेशी आक्रमण था, फिर मैंने आपको बताया था कि इसके स्रोत भी बताने होते हैं कभी कभी। स्रोत कहाँ से भाई, सोर्स, क्योंकि हर आदमी के सोर्स होते हैं। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, पिक्चर वगैरह में पुलिस के क्या होते हैं सोर्स होते हैं, कहीं ठेले वाला, कहीं पान वाला, कहीं मोची, दर्जी, वो लोग क्या होते हैं ऐसे छोटा सा चिढ़ देते हैं सामने से, और वो फिर कहता है वो ये चोर है या फिर ये आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है, फिर उसको क्या करते हैं दौड़ाते पकड़ते हैं। ठीक है, तो सबके क्या होते हैं नेटवर्क्स होते हैं, सबके सोर्स होते हैं। सोर्स मतलब होता है स्रोत, जहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, जहाँ से कोई मतलब क्या होता है इन्फॉर्मेशन लोगों को या फिर किसी इंटेलिजेंस को मिलती है, उसको बोलते हैं सोर्स या स्रोत। ठीक है, तो ये आपको समझ में टर्म क्लियर हो गया होगा। तो वैसे ही स्रोत जो था एक बेहिस्तून अभिलेख क्या होता है इसको जरूर याद रखिएगा। एक तरह का अभिलेख है जिसमें वही जैसे सारे वो हाथी गुम्फा अभिलेख सब पे क्या होता है लिखा होता है, स्लेट वगैरह टाइप में। तो बेहिस्तून अभिलेख जो था उसमें किसके बारे में बताया गया था, दारा प्रथम के 23 प्रांतों के बारे में। अब ये देखिए कभी कभी ये पीसेस वगैरह में डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते कितने प्रांतों में, तो क्या होता है कि दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख मिला है। कितना, दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख, कितना 23 प्रांतों का उल्लेख मिलता है कहाँ पर, बेहिस्तून अभिलेख में। ठीक है, तो दारा प्रथम बहुत फेमस था। अगला चीज़ इसका एक सोर्स और था कि हेरोडोटस, आपने सुना होगा हेरोडोटस के बारे में, बहुत फेमस था। ठीक है, इसको हेरोडोटस बोलते थे। इसने विवरण अपना बनाया था, लिखा हुआ था। ठीक है, इसने डायरी वायरी जो भी लिखी थी उसने इसमें बताया कि जो भारत था ना वो दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। सोचो उसका 20वां प्रांत था, ऐसे उसके पास 19 और थे। तो सोचो कितना फेमस राजा होगा, कितना उसने प्रॉपर्टी कैप्चर किया हुआ था, कितना उसने ज़मीनें हड़पी हुई थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि आजकल हमारे मतलब आसपास की तरह की 1-2 फीट के लिए रोज मारी हो रहा है। ठीक है, कि नाली नहीं, रास्ता नहीं देंगे, नाली नहीं देंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो। उस टाइम पे क्या था, उसके बाद इतनी प्रॉपर्टी थी, इतने मतलब लैंड्स थे कि उसका क्या था, भारत ना इतना बड़ा भारत, सोचो उसका 20वां प्रांत था। मतलब ऐसे 19 प्रांत क्या थे और थे उसके पास बड़े बड़े। ठीक है, तो ये हो गया हेरोडोटस का विवरण। ठीक, अगली चीज़ महत्वपूर्ण क्या था, अब इससे आगे वाले जो पॉइंट्स है वो कुछ तथ्य होते हैं कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ठीक है, मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको क्या करना है, MCQs ज़रूर सॉल्व करने हैं। देखिए जब तक आप एग्ज़ाम के पैटर्न से क्या होंगे, रूबरू नहीं होंगे, जब तक आप गुफ्तगू नहीं करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न से, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप ऐसे 10 बार थ्योरी पढ़िए, 10 बार किताब पढ़िए, जो फालतू जो भी कुछ भी पढ़ते हो, लूसेंट वगैरह या फिर कोई GS की बुक पढ़ते हो, 10 बार पढ़िए, आप गारंटी 10 बार भूलेंगे। कोई चीज़ आपको याद नहीं रह सकती लॉन्ग टर्म में। ठीक है, जब तक आप क्या करेंगे, उसको मैक्सिमम टाइम रिवीजन नहीं करेंगे या आप MCQs के माध्यम से उसको सॉल्व नहीं करेंगे, आपको चीज़ें भूलती रहेंगी। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सबसे पहले एक बार तो नोट्स बना लीजिए। यहाँ से आपको कंसाइज वे में देखिए फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको चीज़ें, इतिहास पढ़ाया जा रहा है
कि आप जिससे कि चीज़ों को छोटे से समराइज़ करके किसी एक छोटे से नोट्स में लिख सके। पहले चीज़ नोट्स बनाइए। सेकंड, आपको अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशंस की आती है, उसमें जीएस के सारे क्वेश्चंस का कलेक्शंस होता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के, तो आप उनको ले लीजिए और चैप्टर वाइज जैसे जैसे आप पढ़ते चलिए वैसे वैसे क्या करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए। ये हो गया टिप नंबर दूसरा, ठीक है। अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तरह स्टेट पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी की लोअर पीसीएस, आरओ इस सब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, घटना चक्र की पूर्वावलोकन की 6 सीरीज आती है, मतलब घटना चक्र की पूर्वावलोकन, उसमें सारे स्टेट पीसीएस, आईएएस, पीसीएस सबका क्या होता है, कंपाइलेशन, मतलब एक ही जगह सारे क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक वाइज बटे होते हैं, ठीक है। ऐसे उसके हर सब्जेक्ट के आते हैं, जैसे इतिहास का अलग आएगा, पॉलिटी का अलग आएगा, इकोनॉमिक्स का अलग आएगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था का, ठीक है, विज्ञान का अलग आएगा, पर्यावरण का अलग आएगा, ऐसे आप 6 ले लीजिए, ठीक है। उसको क्या करिए आप पीवाईक्यू, उसको क्या करिए, सॉल्व करते रहिए, ठीक है। जब तक आप पीवाईक्यू से क्या करेंगे, रूबरू नहीं होंगे, आपको चीज़ें कम समझ में आएंगी, ठीक है। आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या इसमें क्या छोड़ें क्या पढ़ें, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपको अंडरलाइन करवाता हूँ, तो कैसे करवाता हूँ, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू पढ़ा हुआ है, तो मुझे पता है कि ये टर्म्स क्या होता है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे इन्होंने लास्ट ईयर में पूछा था, तो ये भी फिर से पूछ सकते हैं। और मोस्टली आपको मतलब भरोसा करना होगा, करना ही होगा, बता रहा हूँ, तो आप भरोसा नहीं करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू में आए रहते हैं, घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस क्या होते हैं, आने वाले एग्जाम में देते रहते हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम वही पीवाईक्यूज पहले ही अपने आप को क्या करें, अच्छे से तैयार कर लें, जिससे कि हमारे लिए टॉपिक को समझना और आसान होता है। सीधी सी बात है, एक बार कहानी सुनो, अगर आप नए नए तैयारी में हो, एक बार कहानी से मतलब एक बार इस क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट की कहानी सुनो, उसके बाद सिर्फ पीवाईक्यू पर ही काम करिए, अगर उसके बाद आप मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं तो बहुत अति उत्तम है, ठीक है। मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद फिर आप उसमें एनालाइज कीजिए कि किस टॉपिक में मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। जैसे मान लीजिए आपका क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत में, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ये प्राचीन भारत में आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ठीक है, 2-2 3-3 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। तो आप क्या करिए, फिर उसमें देखिए कौन सा टॉपिक है, मुगल है तो फिर मुगल को पढ़िए, ठीक है। इतिहास, वेद हैं तो सिर्फ वेद वाले पढ़िए। अब ऐसा नहीं कि पूरा एक तरफ से रोज एक क्वेश्चन गलत तो फिर इतिहास, एक क्वेश्चन गलत तो पूरा इतिहास पढ़ डालो, एक क्वेश्चन का किस जगह से आपकी गलती निकल रही है उस जगह को आपको सही करना है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि बड़ी बड़ी पाइपलाइनें बिछी होती हैं, तो अगर क्या होता है कहीं फॉल्ट होता है तो उस जगह को वो ठीक करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, उतने जगह से पाइप को क्या करते हैं, कट डाउन करते हैं, फिर जो भी करते होंगे फिर वहाँ पर क्या करते हैं, उसको सही करते हैं, रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो वो ये नहीं करते कि पूरी लाइन उखाड़ देते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं नई पाइप डालो, ठीक है। नई पाइप नहीं डालना, आपको बस क्या करना है, जितने जगह रिपेयर की ज़रूरत है उसको क्या करना है, आपको रिपेयर करना है। मतलब जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है मॉक टेस्ट देने के बाद, जहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, बस आपको उतना ही क्या करना है, क्वेश्चंस को वहाँ पर एक बार रीड करना है, फिर क्वेश्चंस पीवाईक्यू पर जाना है। तो पीवाईक्यू आप समझ लीजिए आपके लिए रेगिस्तान में जैसे पानी की ज़रूरत होती है, पानी का सहारा होता है, रेगिस्तान में पानी की आपको पानी के लिए जितनी तड़प होती है, वैसे एग्जाम के लिए आपको पीवाईक्यू की भी उतनी ही तड़प होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस क्या होंगे अच्छे से समझ पाएंगे और एग्जाम में टैकल कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। तो आपको पीवाईक्यू अपने साथ लेकर बैठना है, खास करके जो एसएससी वगैरह या फिर कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ आप पीवाईक्यू लेकर जरूर बैठिए, अगर आप जीएस को अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, ठीक है। गारंटीज आपको जीएस में बताता हूँ कि आपको जीएस चीज़ें क्या होंगी, कंठस्थ हो जाएंगी आप जब पीवाईक्यू से करेंगे, ठीक है, क्योंकि वही रिपीट जो होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन है, इतिहास में मुगल का लड़का कौन था, मुगल में वंश की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, संस्थापक कौन था, अंतिम राजा, यही सब क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं, ठीक है। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ना कि थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा हो गया। फिर क्या हो गया कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखिए, पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में क्या हुई, एक लिपि का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं खरोष्टी लिपि। तो किसके संपर्क में, पारसिक संपर्क में। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि खरोष्टी लिपि का जन्म किसके संपर्क के परिणाम स्वरूप हुआ, आपको ऐसे दे देगा, जैन संपर्क के, पारसिक संपर्क, इस्लाम संपर्क या हिंदू शैव संपर्क, ऐसे 4-5 ऑप्शन दे देगा पीसीएस में, और आपको आंसर से पूछ लेगा, यूपीएससी वगैरह में दे देगा, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है कि आपको पारसिक या वनडे एग्जाम में भी ऐसे दे सकता है, ठीक। या फिर वो क्या करेंगे, ऐसे लाइन टू लाइन दे देंगे, इधर कहेंगे इसको मिलान कीजिए। तो पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप ही क्या हुआ था, भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में क्या हुआ था, नई लिपि का जन्म हुआ था जिसको बोलते हैं खरोष्टी लिपि, ठीक है ना। खरोष्टी लिपि के बारे में आपने सुना ही होगा, लोग कभी कभी हम लोग दोस्त आपस में मजाक भी करते हैं कि कुछ ऐसा बोल दे तो बोलता है क्या खरोष्टी लिपि में बोलो, साफ साफ बोलो ना, तो नहीं समझ में आता कहते खरोष्टी लिपि में मत बोलो। फिर अर्तजारक्सीज का राजवैद था, उसका नाम था टेसियस। नाम थोड़ा सा अजीबो गरीब है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अर्तजारक्सीज का राजवैद,
हर आदमी का क्या होता है, एक राजा का एक राज वैद्य होता था। अब अपने यहाँ नहीं है कि हर गली में हर नुक्कड़ पे क्या हो एक छोला छाप कोई डॉक्टर बैठे हुए हैं, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले राजा महाराजा के यहाँ जो होते थे उनके राज वैद्य होते थे। मतलब वो एक तरह से जैसे गवर्नमेंट आजकल के क्या होते हैं डॉक्टर्स होते हैं, तो वैसे वो राज वैद्य मतलब वो क्या होते हैं शासन के क्या होते हैं वैद्य होते थे। वो क्या फिर राजा के जो निकट होते थे, राजा के संबंधी या फिर राजा में जो भी जिसको राजा ऑर्डर देता था उसके राज वैद्य क्या करते थे, इलाज करते थे, ठीक है। आप कह सकते हैं जस्ट लाइक आज के गवर्नमेंट एग्जाम मतलब गवर्नमेंट डॉक्टर्स, ठीक। लेकिन गवर्नमेंट डॉक्टर का हालात आप देख ही सकते हैं, ठीक है। और हो भी क्यों ना, उसमें कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक सबकी गलतियाँ होती हैं। फिर क्या होगा कि अर्थजेरक्सीस का राजवैद्य जो था टेसियस, तो उसका नाम याद रखिएगा, टेसियस था, ठीक है ना, बहुत टेसियस था। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बहुत कहते हैं ना गांव में बहुत टिसात है, तो टिसात मतलब होता है कि गुस्से में, तो उसको टेसियस से याद रखिएगा कि अर्थजेरक्सीस का राजवैद्य क्या था, टेसियस था, ठीक है, टेसियस। फिर क्या था कि मैसिडोना के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र, अब देखो दूसरी पुत्र कौन था, सिकंदर। अब ऐसे आप याद रखिए कि सिकंदर कहाँ का था, मैसिडोना का राजा था, और उसके पिता कौन थे, क्षत्रप फिलिप द्वितीय थे। कौन थे, फिलिप द्वितीय के क्या थे, उसके क्या थे, फादर थे। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो मैसिडोना, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, डबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डबल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैसिडोना के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र कौन था, सिकंदर था। अब अगला क्या था, सीमांत गणराज्य अश्वक की राजधानी, याद रखिएगा ये अश्वक की राजधानी क्या थी, मशक। अश्वक की राजधानी मशक थी। ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ है, इसलिए डबल स्टार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तथ्य जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण तथ्य, ऐसे नहीं बता दे रहा हूँ कुछ भी लिख दिया, तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, इस वजह से ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो आपको बस एक लाइन में लिखना है कि सीमांत अश्वक की राजधानी, सीमांत गणराज्य अश्वक की राजधानी कौन था, मशक थे। अगली चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पीसीएस और यूपीएससी दोनों में पूछा गया है, यूपीएससी और पीसीएस, और वनडे एग्जाम में तो एसएससी की जितने एग्जाम होते हैं सब में पूछा गया कि पुरु अथवा मतलब पोरस का राज्य बसा हुआ था। पुरु अथवा पोरस का राज्य कहाँ बसा हुआ था, तो झेलम और चेनाब, ऐसे दो नदियाँ क्या होती हैं यहाँ पर, दो नदियाँ ऐसे बहती है ना, ऐसे दो नदियाँ ऐसे बहती है, तो इसी क्या था बीच में क्या था, झेलम क्या था, झेलम और चेनाब के मध्य क्या था, पुरु का राजा पोरस जिसको बोलते हैं उसका क्या था, राज्य बसा हुआ था। तो ठीक, ये टॉपिक था। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये डायग्राम आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बनाया था। अगला जो था सिकंदर, सिकंदर के बारे में कुछ चीज़ें बहुत फेमस हैं, थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसको हम जरूर देख लेते हैं। पहला कि सिकंदर जो था समकालीन किसका था, घनानंद का। तो किसका समकालीन था, घनानंद का। एग्जाम्पल ऐसे आपको एक बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें घनानंद का समकालीन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आजकल, बहुत ट्रेंडिंग है, ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं फंसाने के लिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा, फिर ऐसे इसमें एक है तो नहीं वाला नहीं आएगा, ऐसे आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से सिकंदर का समकालीन है। घनानंद, महापद्मनंद, फलानंद, सलानंद, ऐसे चार लोगों का नाम आ जाएगा, फिर आपसे बोलेगा कि कौन सा इसमें समकालीन है, तो क्या हो जाएगा, घनानंद सिकंदर का समकालीन है। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप पीसीएस वगैरह में आप कर सकते हैं, और यूपीएससी में भी ऐसे ही पूछते हैं, और वनडे एग्जाम में तो ऐसे भर भर के पूछते रहते हैं, उसमें ये नहीं वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, लेकिन कभी कभार ऐसे डायरेक्टली पूछते हैं। अगला चीज़, सिकंदर ने एक काम क्या किया था कि उसने हखामनी साम्राज्य का क्या किया था, ध्वस्त किया था। उसने क्या किया, हखामनी एक साम्राज्य था, उस पर उसने क्या किया, आक्रमण किया और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। तो उसने क्या किया था, हखामनी साम्राज्य को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक चीज़ उसने और की थी कि निकैया और केफला, निकैया और बहु केफला, उसने दो क्या हुए थे नगरों को क्या था, मतलब स्थापना की थी, उनको बसाया था। तो क्या क्या नगर थे, निकैया और बहु केफला, ठीक है, बहु केफला सॉरी, नगरों की स्थापना की थी। और अंतिम चीज़ जो थी कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, 323 ईसा पूर्व में। 323 ऐसे याद कर लीजिए, 323 मतलब 323 ऐसे याद कर लीजिए, 323 ईसा पूर्व इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये क्या थे आज की जो वीडियो थे, इसमें ये आपको बहुत ढेर सारे फैक्ट्स हैं। तो आप एक काम करिएगा, जो स्टार्स बने हैं उसको जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी ऐसे ही आप क्या करिए, फ्लो डायग्राम की वजह से, चार्ट की वजह से आपको थोड़ी सी पढ़ने में आसानी होगी, पढ़ने में भी अट्रैक्टिव होगा, और चीज़ें आपकी बहुत समराइज होंगी, तो आपको लिखने में और पढ़ने में भी आसानी होगी। साथ ही साथ एक काम क्वेश्चन जरूर करिएगा कि आप PYQ वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते रहिए, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन बार बार करने से क्या होगा कि आपको जो इसके फैक्ट्स होंगे वो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में
हम मिलेंगे एक नए वंश के साथ जिसका नाम होगा मौर्य वंश। मौर्य वंश में जो सबसे बहादुर मतलब जो फेमस राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके भी विदेशी सोर्स देखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बिंदुसार, सम्राट अशोक से जितने भी संबंध होंगे, संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो एक एक करके एक वंश वाइज क्या करेंगे, हम उनको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ये वीडियो आज का यहीं तक। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद।